हमास का नेता इस्माइल हानिया मारा गया। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की खबर भी आ गई है। हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर का भी खात्मा हो गया है। क्या नेतन्याहू एक एक करके इजराइल के दुश्मनों का खात्मा करने में कामयाब हो रहे हैं? क्या नेतन्याहू मोसाद के इस्तेमाल से अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? इस हफ्ते मिडिल ईस्ट में खलबली मचाने वाले नेतन्याहू हैं आज के हमारे न्यूज मेकर। नेतन्याहू करेगा न्याय। एक इशारे से लग जाएगी आग। एक इशारे से जल जाएंगे देश। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। एक इशारा, दो हत्या, लेकिन वो इशारा था किसका? वो कौन था जिसके एक इशारे पर ईरान के दिल में मारा गया हमास का दिमाग? क्या यह इशारा था नेतन्याहू का? 7 अक्टूबर 2023 को हुए खौफनाक हमले के बाद से बदले की आग में धधक रहा है इजराइल। हमास ने सीधा इजराइल के दिल पर घाव किया, लेकिन अब एक साल के अंदर ही हमास के 3 में से 2 सबसे बड़े चेहरे इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ मारे जा चुके हैं। हर तरफ सवाल उठ रहा है, ईरान की राजधानी में हुए हमले में हानिया की मौत सामान्य घटना नहीं है, और उसके तुरंत बाद दाइफ की मौत की पुष्टि की खबर आने से इजराइल के कई लोगों को लग रहा है कि अब उनके साथ न्याय हुआ है। हानिया और दाइफ की मौत की खबर के बाद नेतन्याहू एक बार फिर बाजी पलटते नजर आ रहे हैं। भले ही इजराइल ना कह रहा हो, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के अंदर घुसकर अपने दुश्मन को मारने की काबिलियत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास है, और मोसाद ने नेतन्याहू का एक बड़ा दुश्मन मार गिराया है। हमास ने इजराइल पर हमला किया और एक बहुत बड़ी चोट पहुंची, बहुत से सिविलियन मारे गए, हॉस्टेजेस ले लिए गए। तो तब ये बात आ रही थी कि इनका लीडर कौन है, और इजराइल ने कसम खाई थी कि हमास को मिटा के रहेगा। तो हमास के बहुत सारे लड़ाके मारे गए, काफ़ी लीडर्स भी मारे गए, लेकिन एक इस्माइल हानिया जो बचा हुआ था, क्योंकि कतार में बैठा था और इजराइल कतार में हमला नहीं करना चाह रहा था, उसने जैसे ही ईरान में गया है वहाँ पर हमला करके मारा, और वाकई में उनकी कसम थी कि इनको ख़त्म करेगा, और ये बहुत बड़ी चोट पहुंची है हमास को। नेतन्याहू की निगाह अब इजराइल के तीसरे दुश्मन याह्या सिनवार पर है। नेतन्याहू पहले ही बोल चुके हैं कि हमास के बड़े नेता चलते फिरते मुर्दे हैं। हमास के जो काफ़ी लीडर्स, छोटे छोटे लीडर्स बहुत सारे मारे गए, काफ़ी हद तक लड़ाके भी मारे गए, और 2 टॉप लीडर मारे गए। डिप्टी पहले ही मारा जा चुका था जनवरी में। इस्माइल हानिया के बेटे भी, 3 बेटे अप्रैल में मारे जा चुके थे। इस्माइल हानिया अब मारा गया। तो लेकिन ये रुकेंगे नहीं जब तक इजराइल की सुरक्षा निश्चित नहीं हो जाती है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से हमास, एक तरफ से हिजबुल्लाह है, उधर से हुती हमले कर रहे हैं, कि सीरिया से हमला होता है। तो जब तक इजराइल की सुरक्षा पूरी नहीं होती है, वो जारी रखेंगे और एक एक करके दुश्मनों को खत्म करते रहेंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर दहकने की कगार पर है। हानिया मर गया है, लेकिन वो कैसे मरा, उस पर तमाम थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी है कि तेहरान में रुके हानिया पर किसी ड्रोन से एक ऐसी मिसाइल से हमला किया गया जो खास तौर पर निशाना लगाने के लिए बनी थी। वो मिसाइल सिर्फ वही हमला करती है जिसका टारगेट सेट कर दिया गया हो। थ्योरी नंबर 2, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत उसके कमरे में बाहर से हुए हमले से नहीं हुई, बल्कि ये हमला हानिया के कमरे के अंदर ही हुआ था।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान में हानिया IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के गेस्ट हाउस में रुका था और हानिया के कमरे के अंदर ही बम फटा था। चौंकाने वाला दावा यह है कि इस कमरे में यह बम तस्करी करके लाया गया था और करीब 2 महीने पहले फिट किया गया था। 31 जुलाई को ठीक रात 2 बजे हानिया के कमरे में धमाका हुआ। इस धमाके से हानिया के कमरे की सारी खिड़कियां टूट गईं, लेकिन यह बम इतना सटीक था कि बगल के कमरे में मामूली सा ही नुकसान हुआ और उसमें रुके इस्लामिक जिहाद से जुड़े नेताओं को खरोच भी नहीं आई। धमाके के तुरंत बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मदद पहुंचाई और धमाके के 10 मिनट बाद ही वहां मेडिकल टीम पहुंच गई थी। मेडिकल टीम ने देखा कि धमाके से सिर्फ हानिया की मौत हुई थी। हानिया का बॉडीगार्ड उन्हें वहां बेहोश मिला था। बम धमाके के करीब 4 घंटे बाद IRGC ने हानिया और बॉडीगार्ड की मौत की खबर दी। दोनों ही थ्योरी में एक बात कॉमन है। गौर करने वाली बात यह है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया का शिकार इजराइल ने गाजा या फिर कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में घुसकर किया। ये वो तरीका है जो मोसाद और इजराइल की छाप है। इसके बाद मोहम्मद दाइफ के जुलाई में ही मारे जाने की खबर सामने आई तो साफ हो गया कि इसके पीछे प्लान इजराइल और मोसाद के टॉप लेवल पर बना है। यानी 9 महीने 23 दिन बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का इंतकाम पूरा हुआ। इजराइल ने हमास चीफ को मौत के घाट उतारकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का बदला पूरा किया। सबसे सुरक्षित इलाके में वो रह रहा था, वहाँ पर कमांडोज थे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन एक पिन पाउंड कमरे की उन्होंने खबर दी कि इस कमरे में सोया हुआ है और वहाँ पर ही रॉकेट अटैक करके उसको मार दिया गया। तो ये वाकई में मोसाद पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने इंटेलिजेंस के लिए, जासूसी के लिए, और ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उसका। तो यह मान के चलें कि ईरान अभी हमला करेगा, चाहे वो प्रॉक्सी के माध्यम से करे और काफ़ी मैसिव स्केल में करेगा, और अभी युद्ध के बढ़ने की पूरी संभावना है। इजराइल भी चाहता है कि इसमें किसी न किसी तरीके से ईरान इन्वॉल्व हो और उसके तरफ से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। तो सारी संभावनाएं अभी जो वहाँ पे बारूद हैं वो काफ़ी जमा होते जा रहे हैं और उसके सुलगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, और इसमें ईरान के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की संभावना बढ़ गई है। और सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह का सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर फवाद शुक्र भी मारा जा चुका है। नेतन्याहू की कमान में इजराइल एक एक करके हमास और हिजबुल्लाह के बड़े टारगेट को निपटा चुका है। तो सवाल उठता है कि आखिर नेतन्याहू कौन है जो एक वक्त में 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। कौन है नेतन्याहू? बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें इजराइल में बीबी भी कहा जाता है, छठी बार 2022 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें सरकार बनाने के लिए कट्टरवादियों का साथ लेना पड़ा। राजनीति में इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेतन्याहू ने एक लंबा रास्ता तय किया। 1967 में वो इजराइल की सेना में कैप्टन के तौर पर शामिल हुए। 1973 में हुई अरब इजराइल जंग में नेतन्याहू एलीट कमांडो थे, जिसके बाद उनकी तैनाती 1982 में इजरायली दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के तौर पर हुई। 1984 में उन्हें यूएन में इजराइल का राजदूत बनाया गया। 1988 में नेतन्याहू को उस वक्त के पीएम यित्ज़हाक शमीर की सरकार में उप विदेश मंत्री बनाया गया। 1992 में राइट विंग की लिकुद पार्टी चुनाव हारी तो 1993 में उन्हें पार्टी की बागडोर सौंपी गई। 1996 में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने और 1999 तक इस कुर्सी पर रहे, जिसके बाद 2009 से 2021 तक रिकॉर्ड 12 साल तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2023 में हमास के हमले के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं।
इजराइल में सुप्रीम कोर्ट को काबू करने की कोशिश करने के बाद से ही इजराइल में उनके खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए और हमास के हमले के बाद तो वो सियासत में बिल्कुल अकेले पड़ गए। देखिए, वो तो काफ़ी दमदार नेता हैं, इनमें कोई शक नहीं, काफ़ी मजबूत हैं। जो वहाँ पे राइट विंग, जो एक ज़ायनिज़्म और जो एक इजराइल के जो आइडियोलॉजी है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रॉन्ग राइट विंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो पॉलिसी भी यह है कि वो इजराइल को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में नहीं लाना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त संकट में हैं। वो अपने देश में अकेले पड़ चुके हैं। इजराइल के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में वो अलग थलग पड़ चुका है। अब यहाँ से नेतन्याहू या तो अपना और अपने देश का नया इतिहास लिख देंगे, या उनके और इजराइल के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 18 नवंबर 2023, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने फिलिस्तीन के आतंकी गुट ब्लैक सितंबर और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चुनिंदा नेताओं को 20 साल तक ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया। 1972 में इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने इसे हरी झंडी दी थी, जिसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने कई देशों में घूम घूम कर उन लोगों की अलग अलग तरह से हत्या की जो इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस पर फिल्म भी बनाई, ऑपरेशन ओपेरा। 1981 में मोसाद ने परमाणु हथियार बना रहे इराक के सैन्य ठिकानों पर बमबारी करने में इजरायली वायुसेना की मदद की, जिससे इराक एटम बम विकसित ना कर सके। इराक के ओसिरैक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर उसके इरादों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन मोसेस। मोसाद ने इजराइल की दूसरी सैन्य एजेंसियों की मदद से इथियोपिया में भूखमरी से जूझ रहे हजारों यहूदियों को सफलतापूर्वक निकाला था। स्टुक्सनेट साइबर प्रोग्राम। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा कंप्यूटर वायरस तैयार किया जो न्यूक्लियर बम बनाने में लगे कंप्यूटरों को निशाना बनाता था। माना जाता है कि ईरान समेत कई देशों के कंप्यूटरों को इस वायरस ने अपना निशाना बनाया। ऑपरेशन ऑर्चार्ड। इजराइल ने सीरिया के कुछ ठिकानों पर हमला करके उसके परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया। ये सारी खुफिया जानकारी मोसाद ने जुटाई थी, जिसके बाद इजराइल की वायुसेना ने सीरिया में बमबारी की। इसके अलावा दूसरे देशों से अपने दुश्मनों को लाना, अपने एजेंट्स को दुश्मनों की सरकार में शामिल करवाना, सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर नजर रखना, ये सब मोसाद के लिए तमगे की तरह है। लेकिन इस बार इजराइल की बाकी एजेंसियों के साथ मोसाद की जानलेवा चूक से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या देश की सरकार अपनी खोई साख वापस हासिल कर पाएगी। पिछले एक हफ्ते में जो हुआ उससे इजराइल की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री साख में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इजराइल के लंबे इतिहास में यह महज छोटा सा क्षण है। बहुत जल्दी ये जब युद्ध खत्म होगा, हमास का शायद इजराइल से और गजा पट्टी से नामो निशान मिटने वाला है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने तो अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाजा पर इजराइल की सेना कब्जा कर लेगी। हालांकि चुनौती इमारतों में जंग से होगी। ये अर्बन वॉरफेयर बेहद मुश्किल होता है। इमारतों में अलग अलग जगह हमलों के लिए इस्तेमाल होता है और इसीलिए इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ ही इसमें उलझना चाहेगा। गाजा पर कब्जे के बाद उसका क्या होगा, अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन शहर में जंग हुई तो उसे खत्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। फिलहाल इजराइल के सामने लक्ष्य हमास को बेअसर करना है। इजराइल मुझे नहीं लगता है कि हमले रोक नहीं पाएगा। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 दिन से पैदा हुआ है, सालों साल, दसियों साल हो गए हैं
एक्सपीरियंस टेररिस्ट है, वो अपने अटैक करता रहेगा। उसके बदले में जो इजराइल अटैक करेगा वो पिन पॉइंटेड अटैक होंगे, डिस्ट्रक्शन वाले होंगे। आप भागिए, कहाँ तक भागेंगे हमास के लीडर, आपको शायद ये कतार में हम मार कराएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू यानी बीबी इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब नेतन्याहू के सामने चुनौती इजराइल की जनता का भरोसा जीतना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक हफ्ते में जो हुआ उससे इजराइल की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री साख में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इजराइल के लंबे इतिहास में यह महज छोटा सा क्षण है। आज से ही आप देखेंगे कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो गजा पट्टी में घुस के चुन चुन के हमास के लड़ाकों को उनके सुरंगों से निकालेगी और उन्हें स्वर्ग में भेजेगी। यानी बहुत जल्दी ये जब युद्ध खत्म होगा, हमास का शायद इजराइल से और गजा पट्टी से नामो निशान मिटने वाला। हमास हमले के बाद गाजा में कार्रवाई से नेतन्याहू पर सवाल उठ रहे हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे तो ट्रंप से भी मिले, कमला हैरिस से भी। कमला हैरिस ने तो साफ साफ कह दिया कि अब जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। बाइडेन ने भी उनसे हानिया के अंत के बाद फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल रक्षा करने और बचाव दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है। तनाव इतना बढ़ गया है कि भारत ने इजराइल में रहने वाले भारतीयों को सावधान रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। इन सब के बीच इजराइल का अस्तित्व और भविष्य बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों पर ही टिका है। कई फ्रंट इजराइल के खिलाफ खुले और मुकाबला कर रहा है इजराइल, क्योंकि अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर एक सर्वाइवल का क्वेश्चन है। एक बार मिट के तो इजराइल का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। अब ईरान क्या करेगा, इसके लिए वो पूरी तरह से चौकस हैं, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया हुआ है। उन्होंने पूरों को वार्न कर दिया है कहीं ईरान के सॉफ्ट टारगेट पे हमला ना कर दे, सिविलियन टारगेट पर हमला ना कर दे। साथ ही साथ अमेरिका और बाकी कंट्रीज ने भी उनको मदद की पूरा आश्वासन दिया है, और मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपनी रिइंफोर्समेंट बढ़ा दी, अपनी बेसिस को और ज़्यादा अलर्ट कर दिया। अब निगाहें मोसाद और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ हैं। वो क्या कदम उठाते हैं। 9 महीनों में मिडिल ईस्ट पूरी तरह बदल गया है। जिस इजराइल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की दुनिया में तूती बोलती थी, उसकी इज्जत तार तार हो गई है। मोसाद के काम करने का सही तरीका कोई नहीं जानता। हालांकि मोसाद हमला टालने के लिए मशहूर है, लेकिन वो बदला लेने के लिए भी नाम कमा चुकी है। अब नेतन्याहू और मोसाद के सामने चुनौती अपना इकबाल फिर से बुलंद करने की है, क्योंकि दांव पर लगी है एक जंग जिससे उठी चिंगारी से पूरी दुनिया झुलस सकती है।